जनरल राकेश शर्मा, जो बात राजीव डोगरा कह रहे थे, अब मैं थोड़ा सा मिलिट्री टर्म्स में भी देखूं, जो मैंने ये आंकड़ा दिया, कुल खर्च 6,278 करोड़ प्रतिदिन, ये कॉस्ट पड़ रही है इजराइल के लिए। 5,85,000 करोड़ रुपए वो गजा के विरुद्ध जो जो संघर्ष चल रहा है उसमें खर्च कर चुका है पिछले 1.25 साल में। तो क्या ये कॉस्ट आने वाले दिनों में मिलिट्री टर्म्स में, जिस तरह से अब अमेरिका ने तो ये कह दिया कि हम साथ नहीं हैं फिलहाल, तो अमेरिका के सैनिक, उनके बेड़े, उनके जहाज अभी इजराइल को के साथ कदम ताल करते नहीं दिखेंगे। इससे युद्ध की शक्ल पर कितना असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा सर? थैंक यू संदीप जी, मेरे को बुलाने के लिए। आपका सवाल वाजिब है, सही सवाल है और सीधा भी है। मैं कुछ चंद बातें कहना चाहूंगा बेस बनाने के लिए। पहली बात कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो भी बातचीत थी वो एक नोबेल प्राइज, मैं पीस मेकर हूँ, मैं डील मेकर हूँ, मैं पीस बनाऊंगा, यूक्रेन रशिया में पीस बनाऊंगा, हर जगह पे पीस बनाने का है। अभी भी देखो तो मुनीर साहब ने वहां पर बोला है कि देखो प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अगर वो युद्ध में अपना सिर डालते हैं इस युद्ध में, तो उनका ये कहना कि मैं पीस के लिए हूं और मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए जैसे कि प्रेसिडेंट ओबामा को मिला था, वो बात बिल्कुल पलट जाएगी। फिर वो तो युद्ध में पार्ट हो गए, फिर तो उनको पीस प्राइज मिलने की तो बात खत्म हुई ना। तो तो फिर ये तो ये तो एक इजराइल बहुत इज बड़ी लेफ्ट हाई एंड ड्राई सर। इजराइल नाउ कहेगा हमें फंसा दिया, हम मोहरे बन के चले थे ईरान में सत्ता परिवर्तन करने, जो दरअसल एजेंडा तो अमेरिका का है ना। सी मेरे विचार में जो इजराइल ने 200 हवाई जहाज पहले दिन भेजे थे ईरान के ऊपर बमबार्ड करने के लिए, वो 2000 किलोमीटर तेल अवीव से तेहरान तक वो फ्यूलिंग अपने आप नहीं कर सकते हैं। वो एग्जैक्टली। इजराइल में कैपेबिलिटी नहीं है। वो अमेरिकन की सपोर्ट के बगैर, अमेरिकन के और फ्यूल टैंकर्स के बगैर में वो इजराइल पहले दिन नहीं कर सकता था। तो अमेरिकन की सपोर्ट और अमेरिकन की इंटेलिजेंस और अमेरिकन की उनका इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये काम नहीं हो नहीं सकता है जनरल जो शर्मा, इजराइल आपने ने अहम किया। बात कही। यहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी यह दावा किया है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद ही ये जंग शुरू हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं ये कुछ नहीं जानते, वॉल स्ट्रीट सो जर्नल वाले अभी कुछ नहीं जानते, इनको क्या पता मेरी ईरान के बारे में क्या सोच है। सिर्फ इतना हाँ कहकर तो खारिज किया गया है बात को। सो इजराइल अगर उस टाइम पे लड़ाई शुरू नहीं करता तो उस संडे को वो मीटिंग होने वाली थी जिसमें बिस्कॉफ ने डिस्कस कर रहा था कि कैसे इस इशू को सुधारा जा सके। और ईरान के प्रधान फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था, जो इनको अभी मार दिया गया ना, मेजर जनरल जो उनके नेगोशिएटर थे, हम खानी क्या नाम था, जिसको अभी इसराइल ने मारा है, उसने टेलीविजन पे आके बोला है कि अभी हमारा ये स्टेट है कि अमेरिका के साथ बातचीत इस एडवांस स्टेज में है कि आगे पीस हो सकता है। सो इजराइल उस टाइम नहीं करता तो वो संडे को एक पासा पलट सकता था। तो इजराइल को उस दिन अटैक करना अब काफी युद्ध आवश्यक कहां था। खड़ा है जनरल साहब, ये बताइए। दर्शक की सो जिज्ञासा इस बात एक को लेकर है। एक तो जंग का परमाणु रंग, ये जंग परमाणु रंग ले लेगी क्या? ये अब थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है, या अमेरिका ने थोड़ा जो हाथ खींचा है, अब देखना यह है कि ईरान इजराइल में पहले हु ब्लिंक्स फर्स्ट, पहले सो थकता कौन है? सो जो इतना फेमस एयर डिफेंस एम्ब्रेला था, एनवलप था इजराइल का, जिसको बोलते थे 3 हिस्से में बटा हुआ है, डेविड डेविड स्लिंग, आयरन डोम और पेट्रियट सिस्टम, फाइनली ये नजर आ गया है कि वो पूरा इनफॉलेबल नहीं है, उसको तोड़ा जा सकता है। और जो ईरान ईरान ने तोड़ के दिखा दिया। अब तोड़ के दिखाने का मतलब है कि जो इजराइल के पास इंटरसेप्टर थे, जो आने वाली मिसाइल है उसको हटाने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इंटरसेप्टर थे, उसकी कमी पड़ रही है। बिकॉज उनको अंदेशा नहीं था कि इजराइल के पास, ईरान के पास ऐसा ऐसा सामान होगा जिसमें मल्टी मिसाइल्स आएंगी और मल्टी मिसाइल्स को अटैक करने के लिए। तो आज तक तो जब भी इजराइल ने ईरान पे हमला किया था तो कोई जवाब नहीं हुआ। अभी ईरान की तरफ से जो जवाब था वो वेरी वीक था। इस बार इस लड़ाई ने जाहिर कर दिया है कि ईरान के पास कैपेसिटीज है कि वो उसको भेज सके, नॉट ओनली
इजराइल का एयर डिफेंस को, जो अमेरिकन उसकी हेल्प कर रहे हैं, जो जॉर्डेनियन हेल्प कर रहे हैं, उन सबको तोड़ के भी टेल अवीव, नौ नौ शहरों में बम्बार्ड किया है ईरान ने। तो इसके और आने वाले अभी वक्त के लिए इसराइल, मायने क्या हैं जनरल साहब? आप ये कह रहे हैं मतलब ये तो कोई डेविड वर्सेस गोलायत नहीं कि भाई इजराइल हाँ, 2-4 दिन में खत्म कर सही। देगा, वो युद्ध नहीं खत्म होगा। तो इसके मायने क्या हैं, ये और इसके क्या मायने ये है कि, रूप ले सकता है? तो ये रूप ये है कि ये जो 2 हफ्ते का टाइम है, ये 2 हफ्ते का टाइम इसलिए दिया गया है प्रेसिडेंट ट्रम्प के बगैर की तरफ से, कि ये किसी तरह से सुधर जाए। जो जो यूरोपियन यूनियन की मीटिंग परसों होनी है स्विट्जरलैंड में, जिसमें कि ईरानियंस भी जा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन के लोग जा रहे हैं इसको सुलह करने के लिए। ये एक तरीका ढूंढा गया। प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। उन्होंने यूरोपियन यूनियन को, जर्मनी को, फ्रांस को, इनको पुश किया कि आप बातचीत करो और इसमें कुछ थोड़ी शांति लाओ, ताकि मैं बोल सकूं देखो मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ और मैंने इसको भी पीस लिया, यहाँ भी पीस ला दिया। तो एक और तरीका वो बताएंगे ये 2 हफ्ते में, इस मतलब संडे के बाद, कि देखो मेरे कारण से यहाँ पे पीस हुआ। और इसराइल को पीस की आवश्यकता इसलिए है कि उनके इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं, पर ईरान की मिसाइल खत्म नहीं हुई हैं। अगर 100 में से 20 मिसाइल भी लैंड करते हैं इसराइल में, तो इसराइल को तो मिसाइल एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है। ईरान को मार खाने की आदत है, इसराइल को आदत नहीं हम्म। है। इसराइल तो अंडरग्राउंड जाते हैं, उनके तो लोग मॉल्स में, बीचेस में, वो सब खत्म हो गया, अंडरग्राउंड नहीं रह सकते ज्यादा दिन। तो एक 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 सिस्टम बदल गया आज से पहले। हम लोगों को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ईरान की ऐसा बिल्कुल मार नहीं, करेगा। हमने क्या क्या हमारे नीति निर्धारक जो हैं, विदेश नीति चलाने वाले आशुतोष, और देश में भी यहाँ पर देखिए पिछले 8-9 दिन से माहौल क्या बना था, अरे इसराइल ने हमला किया है ईरान पे, ये तो 2 दिन का खेल है, ईरान तो हो गया बर्बाद। और चाहे अंतर्राष्ट्रीय संधि की धज्जियां उड़ा रहा हो ईरान, हम्म। और वो ईरान जो ये कहते हुए हमला कर रहा था कि भाई परमाणु हथियार बना रहा है, परमाणु अप्रसार संधि का घोर उल्लंघन करते हुए ईरान जो हथियार बना रहा है, हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। एनपीटी पर खुद कभी साइन नहीं किया इसराइल ने, खुद परमाणु हथियार लिए बैठा है। तो यहां भी लोग ऐसे कह रहे थे कि भाई ये तो इसराइल बिल्कुल ठीक है, इसराइल जो कर रहा है ठीक है। और विदेश नीति जैसे अनफोल्ड की है पिछले 8 दिनों में, वो हमने होता देखा है। पर ये अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है क्या? देखिए संदीप, पहली बात तो इन लोगों को आप बहुत गंभीरता के साथ मत लिया करिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाए इसके लिए ये सब हवन पूजन पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, माला फूल चढ़ा रहे थे। तो उनको गंभीरता के साथ मत दीजिए। इन लोगों को इनकी अपनी एक खास तरह की विचारधारा, उसके हिसाब से काम करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है आज की तारीख में, अगर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो एक चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि ईरान ना तो इराक है और ईरान ना ही गजा है। ईरान अपने आप में एक फुल फ्लेजेड मैच्योर कंट्री है, जिसने 1979 में दुनिया में अगर कहीं भी बहुत कायदे से इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया है और वो अमेरिका को धता बताते हुए अगर आया है, तो वो 1979 में ईरान में आया था, जब रजा पहलवी की जो अमेरिका परस्त सरकार थी उसको हटा के आया था। और उसके बाद से अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वहां पे रिजीम चेंज हो जाए, और रिजीम चेंज होने का मतलब यह है कि जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन वहां पे इंट्रेंस्ड है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। तो आज तक इसमें कामयाब नहीं हो पाया। दूसरी बात क्या है, इजराइल को हमेशा ये लगता रहा है कि ईरान जब ने एक रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट कर दी है, जो गजा के अंदर हमास के तौर पर है, जो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के तौर पर है, नहीं, जो पर इस यमन में बात से हूती तो के डिनाई तौर पर नहीं है। किया जा सकता कि आतंकी जो ये संगठन है, हूती हैं या गजा के अंदर जो हमास के ये आतंकवादी बैठे हुए हैं, इनको परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों सहयोग और आर्थिक मदद लगातार ईरान देता है। ईरान के दामन पर दाग नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और इसको हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए मैंने कहा ना कि इराक में जो जिहादी फोर्सेस है वो भी ईरान उनको सपोर्ट करता है। तो ये बात इजराइल भी अच्छी तरीके से समझता है कि अगर उसको सुरक्षित रहना है तो उसको ईरान को न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा। और इस पूरी रणनीति में अमेरिका 100% इस वक्त इनके साथ है। अब सवाल इस बात पर खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका युद्ध में सीधे क्यों नहीं कूद पा रहा है। उसके 3 बड़े कारण है। पहला बड़ा कारण यह है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कभी भी युद्ध का ऐलान नहीं कर सकता, उसको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा और कांग्रेस ही उसको एंडोर्स कर सकती है। इमरजेंसी की सिचुएशन बिल्कुल अलग होती जब आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकते। दूसरा,
उनके जो अपना जो आइडियोलॉजिकल कोर है, जिसमें स्टीव बैनन जो उनके सबसे बड़े आइडियोलॉग रहे हैं और अभी अब दोबारा हो गए हैं, वो पूरी तरीके से, और उनके साथ रिपब्लिकन्स का एक बड़ा ग्रुप है, दक्षिणपंथी है, जो पूरी तरीके से किसी भी युद्ध के अंदर घुसने के खिलाफ है। और तीसरी बात यह, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम ईरान गजा नहीं है, और ईरान को अगर आप रिजीम, दो ही चीज हो सकती है, या तो आप रिजीम चेंज करने में कामयाब हो जाइए, या उनका जो परमाणु हथियार है उसको आप न्यूट्रलाइज करें। और दोनों आज की तारीख में अमेरिका इजराइल करने की स्थिति में नहीं है। और अगर अमेरिका कूदा युद्ध के अंदर तो अमेरिका कर सकता है, लेकिन उसमें भी जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि जिस नातेंज, इस्फहान और साथ ही साथ फर्दों की बात की जा रही है, वहां पर ईरानियंस ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को डिसेंट्रलाइज कर लिया है। उनके जो एनरिच्ड यूरेनियम्स हैं उसको सिलेंडर में अलग अलग जगहों पे, सीक्रेट जगहों पे भेज दिया। उनका जो सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट है उसको भी अलग कर लिया है। तो और वो 60% यूरेनियम का एनरिचमेंट उनके पास है, और 90% चाहिए होता आपको करने के लिए। तो मान लीजिए आपने फर्दों को तबाह भी कर दिया, तो जो आपके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है और जो सेंट्रीफ्यूगल जो कंपोनेंट्स है, उसको आप अगले 6 महीने के अंदर उसको भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यानी आप कभी भी ये कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते युद्ध करके कि आप अमेरिका के परमाणु जो न्यूक्लियर आर्सेनल को आपने खत्म कर दिया है। रिजीम चेंज और आप ये जो कर नहीं सकते, वक्त और लगा करने की स्थिति में नहीं है आशुतोष, जो ये वक्त लगा है उसके चलते जो ये लामबंदी और खेमेबंदी भी हो गई है वो और मजबूत होती दिख रही है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल रूस कर रहा है कि अगर वध करने की कोशिश की, असैसिनेट करने की कोशिश की, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव असरात होंगे, पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। और ये शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की भी लगातार बात हो रही है। देखिए, इसमें एक चीज को जो लोगों ने बहुत कायदे से इग्नोर कर दिया है, वो असीम मुनीर की मीटिंग जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई है। असीम मुनीर, पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन के साथ है, रूस उसकी मदद कर रहा है। तो मैं मान ही नहीं सकता हूं कि असीम मुनीर को वहां ट्रंप के साथ बैठ के सिर्फ लंच करना था। जरूर निश्चित तौर पर वो शी जिनपिंग और रशिया का मैसेज लेकर गए होंगे, वहां कुछ बातचीत हुई होगी। और ये अकारण नहीं है। उसके बाद आई मे नॉट से बदलकर 2 हफ्ते बाद मैं फैसला लूंगा डोनाल्ड ट्रंप का आना। क्या ये तार जुड़ते हैं आशु? संदीप, इसी चीज को मैं जोड़ना चाह रहा था। अब देखिए, इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो इस वक्त ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो यूरोप के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन के और 1-2 जर्मनी के वहां बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है। अब आप इन तीनों चीजों को जोड़ के देखिए तो देखिए, आज की तारीख में 3 फ्रंट पे एक तरीके से युद्ध की स्थिति थी। यूक्रेन रशिया के ऊपर थी, गजा इजराइल और ईरान में थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में थी। अब ये इतनी खतरनाक विस्फोटक स्थिति है जिसमें चीन कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका को 20 पड़ जाए, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन और उसके समर्थक 20 पड़ जाए। तो जो चेंज जियोपॉलिटिक्स है, उस चेंज जियोपॉलिटिक्स में एकमात्र रास्ता यह निकलता है कि इजराइल और ईरान की लड़ाई को अगले 1 हफ्ते के अंदर किसी तरीके से सुलटा लिया जाए। तो अब सुल्ताने, अब रायता जो फैल गया था, अब रायता समेटने की कवायद शुरू हो गई है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।